Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 11th of April 2022, Monday. Motivation of the day is move out of your comfort zone. You can only grow if you are willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1 of Business Standard. Nifty firms may see 29% surge in quarter 4 earnings. So as per the expert analysis, the benchmark index Nifty 50 is all set or all sure to see another quarter of double digit growth. So as per the recent analysis by experts, there will be growth in terms of corporate earnings because of the cyclical factors, and because of this increase or growth in corporate earnings for quarter 4 of the big companies that are part of benchmark indices Nifty 50 index, brokerages are actually expecting another quarter of high double digit growth in the earnings of top companies. And as per the analysis, the combined profit of these companies means these top big companies which are part of the Nifty 50 index. So these 50 companies, or the combined net profit of these 50 companies, is expected to grow by 29.1% year on year basis. तो जनवरी टू मार्च क्वार्टर यानी क्वार्टर 4 की जो अर्निंग्स है, कॉरपोरेट अर्निंग्स है, नेट प्रॉफिट्स हैं निफ्टी 50 कंपनीज का, वो अप्रॉक्सीमेटली 29% तक इंक्रीज कर सकता है. And with this 29% increase, it is going to achieve all-time high of 1.61 trillion. तो 1.61 trillion तक का प्रॉफिट जा सकता है निफ्टी 50 कंपनीज का, जो कि पिछले साल 1.25 ट्रिलियन था. सो दिस इज़ द ऑल टाइम हाई नंबर 1.61 ट्रिलियन. और अगर डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें तो बैंकिंग, फिनेंस, इंश्योरेंस, ऑयल एंड गैस. So because of these cyclical sectors, there is a growth in corporate earnings. तब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि साइक्लिकल सेक्टर्स क्या होते हैं. अगर मैं बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताऊँ तो द टर्म साइक्लिकल एंड नॉन साइक्लिकल बेसिकली रिफर्स टू हाउ क्लोजली कोरिलेटेड अ कंपनीज शेयर प्राइस इज टू द फ्लक्चुएशन ऑफ द इकोनॉमी. कुछ कंपनीज या कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक साइकिल के टर्म्स में जिनकी अर्निंग्स होती है. पर्टिकुलर सीजन में उनके स्टॉक या उनके प्रोडक्ट जो हैं वो ज़्यादा सेल होते हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर सीजन में उनका प्रॉफिट या उनकी अर्निंग्स बढ़ती हैं. तो साइक्लिकल स्टॉक्स और साइक्लिकल सेक्टर्स या साइक्लिकल कंपनीज हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. जबकि अगर नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स या नॉन साइक्लिकल कंपनीज की बात करें तो दे रिपीटेडली आउट परफॉर्म द मार्केट व्हेन एवर इवन द इकोनॉमी ग्रोथ स्लोज. तो एक पर्टिकुलर सीजन में जो सेक्टर परफॉर्म करते हैं, जिनके स्टॉक परफॉर्म करते हैं, इनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, प्रॉफिट सेल इंप्रूव होता है, उनको बोलते हैं साइक्लिकल सेक्टर या साइक्लिकल स्टॉक्स या साइक्लिकल कंपनीज. तो इस बार बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस में इंप्रूवमेंट की वजह से experts are anticipating that there will be the huge growth in corporate earnings. और सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है वो टाटा मोटर्स के केस में एंटिसिपेट करी जा रही है. ऐसा कहा जा रहा है कि टाटा मोटर्स की सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट. हालांकि मिनिमम ग्रोथ जो है वो एक्सपर्ट्स एंटिसिपेट कर रहे हैं माइनिंग्स एंड मेटल कंपनी. सो माइनिंग एंड मेटल कंपनी से माइनिंग एंड मेटल सेक्टर की अगर बात करी जाए तो ऐसा कहा जा रहा है कि ग्रोथ रेट है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होंगी. हो सकता है पिछले साल के लेवल में ही रहे बिकॉज ऑफ द हाई बेस इफेक्ट एंड देयर इज़ अ शार्प राइज इन इनपुट कॉस्ट, जो कि हम कंटिन्यूसली कई एनालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है, स्पेशली स्टील, सीमेंट या अदर माइनिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ रही है, जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी. द कंबाइंड नेट प्रॉफिट ऑफ 20 साइक्लिकल कंपनीज आर एक्चुअली एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाई 38.5%. 38.5% का इंक्रीज 50 में से 20 कंपनीज की नेट अर्निंग्स पर एंटिसिपेट किया जा रहा है कि 50 में से जो 20 कंपनीज है वो मिनिमम 38.8 और कंबाइंड अगर उसको हम देखें तो 38.8% का प्रॉफिट रजिस्टर करेंगी इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर. और अगर क्वांटम में बात करें तो
20 कंपनी का जो प्रॉफिट पिछले साल 73,000 करोड़ था, इस बार एंटीसिपेट किया जा रहा है कि 1.01 ट्रिलियन तक इंक्रीज करेगा। अगर नॉन साइक्लिकल कंपनीज की बात करी जाए तो उनका ऐसा एंटीसिपेट किया जा रहा है कि 15.5% का ग्रोथ रेट रहेगा। पिछले साल उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 52,000 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया था, इस बार वो इंक्रीज होकर के 60,000 करोड़ का हो सकता है। तो साइक्लिकल कंपनीज में ज़्यादा ग्रोथ मार्जिन, ज़्यादा कॉर्पोरेट अर्निंग्स, ज़्यादा नेट प्रॉफिट एंटीसिपेट किया जा रहा है इन कंपैरिजन टू द नॉन साइक्लिकल कंपनीज और नॉन साइक्लिकल स्टॉक। सिमिलरली रेवेन्यू ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी लेड बाय द साइक्लिकल सेक्टर, जैसे कि ऑयल, गैस एंड माइनिंग एंड मेटल कंपनीज। एंड दिस इज द सेल्स पिकअप एंड प्रॉफिट मार्जिन इन Q4 that is about to declare. The net sales growth of Nifty 50 firms and quarterly net profit of Nifty 50 firms, cyclical as well as non-cyclical stocks. So you can just have the glimpse of it. अब देख लेते हैं article number 2 that is given on page number 4 of Business Standard. Data localization rules to be barrier to digital trade US. डेटा लोकलाइजेशन एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया में, जिसको लेकर के कई बार इंडिया को बहुत सारे एलिगेशन भी फेस करने पड़े हैं। जिस तरह से आईटी हमारी लाइफ में पेनिट्रेट कर चुका है, डिसेमिनेट हो चुका है, उसको देख करके इस इशू को जितनी जल्दी गवर्नमेंट रिजॉल्व कर ले उतना अच्छा होगा इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए। बहुत टाइम से बहुत कंपनीज़ के साथ डेटा लोकलाइजेशन का इशू जो है वो रेज होता रहता है। एंड एज पर द रीसेंट डेटा लोकलाइजेशन requirement or guidelines that India has proposed, which, and according to that particular guidelines, which firms need to, or every firm needs to store the Indian data within the land of India. So as per the new data localization requirement, every firms need to store data within the India and will serve a significant barrier to trade as US said. So US के according ये जो data localization की requirement government of India ने propose करी as per the new norms, this particular requirement will be working as a barrier. Barrier for what? Barrier for digital trade. तो India US के बीच में digital trade जो होगा इस particular requirement से हैम्पर होगा, बिकॉज दीज टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट विल वर्क एज अ मार्केट एक्सेस बैरियर। अब क्वेश्चन उठता है कि ये इशू क्यों जनरेट हो रहा है। अगर बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको पूरा नेक्सस समझाऊँ तो जैसे हमारी जो एप्लीकेशन कंपनीज होती हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ई कॉमर्स होते हैं, सर्च इंजन्स होते हैं, बहुत सारे जितने भी हमें कहें जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या सर्विसेज होती हैं, दे जनरेट द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो किसी भी अदर तरह का प्लेटफॉर्म, दे जनरेट द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। और होता क्या है, इसी डेटा की एनालिसिस होती है जिसके हिसाब से कंज्यूमर की टेस्ट, प्रेफरेंस और बहुत सारे डिसीजन मेकिंग किए जाते हैं, कंपनीज करती है। इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको एक लिंक समझा रही हूँ। तो जो डेटा स्टोर होता है, जो बेसिकली अगर हम देखें, जो जितने भी सोशल मीडिया कंपनीज हो या बड़ी बड़ी कंपनीज हो जो कि आईटी की फील्ड में, आईटी रिलेटेड फील्ड में, दे बिलोंग्स टू यूएस। तो ये जो डेटा जनरेट होता है कंज्यूमर का डेटा, हम और आप जो सर्च करते हैं ऐप पे, ई कॉमर्स पे, जो सर्च इंजन पे सर्च करते हैं, जैसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, एवरी एक्टिविटी जनरली गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डेटा। तो वो डेटा यूएस में स्टोर होता है। और यूएस जैसी कंपनीज ये हमेशा एलिगेशन लगाते हैं कि इंडिया में डेटा सिक्योरिटी को लेकर के बहुत अच्छे नॉर्म्स नहीं हैं, बहुत अच्छे रूल्स एंड बहुत स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं हैं, इसीलिए वो इंडिया में कोई भी डेटा स्टोर नहीं करते, चाहे वो इंडिया से ही जनरेटेड क्यों ना हो। जबकि अगर हम देखें रेवेन्यू की टर्म्स में, तो जो डेटा जनरेट होता है, ह्यूज डेटा जनरेट होता है, दिस इज वन ऑफ द वेरी बिग सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन फॉर गूगल लाइक कंपनीज। तो इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि जो डेटा इंडिया में जनरेट हो रहा है, इफ यू आर ऑपरेटिंग इन इंडियन लैंड, यू आर डूइंग योर बिजनेस इन इंडिया, you must save all data, you must have all the servers in India only। आप जो इंडिया से डेटा जनरेट कर रहे हैं, आप उसको इंडिया के ही सर्वर में, इंडिया में ही स्टोर करें। जबकि यूएस कंपनी इस बात से एग्री नहीं करती और वो एलिगेशन देती है कि इंडिया में डेटा सिक्योरिटी को लेकर के बहुत अच्छे नॉर्म्स नहीं हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन उठता है कि इंडियन गवर्नमेंट क्यों चाहती है? क्योंकि एक तो ये डेटा जो है वो रेवेन्यू का सोर्स है, दूसरा दिस पर्टिकुलर डेटा इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट for safety, security and integrity of India।
कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक वाला केस तो आपने सुना ही होगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक को यूज़ करते हुए कैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते थे। तो डेटा एंड नाउ दिस डेटा इज़ द न्यू ऑयल। Upcoming technology, lot of decision making, all depends on data that is being generated day by day. Huge data daily generate हो रहा है। तो इंडिया का कहना है कि भाई जो आप डेटा इंडिया से जनरेट कर रहे हैं वो इंडिया में स्टोर करिए। यूएस कंपनीज या जो अदर फॉरेन कंपनीज, उनका कहना है कि इंडिया में डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी को लेकर के बहुत अच्छे स्ट्रिंजेंट नॉर्म नहीं है। इंडिविजुअल कस्टमर की प्राइवेसी जो है वो लीक हो जाएगी। दैट इज़ वाई दे डू नॉट वांट टू स्टोर डेटा इन इंडिया। बट अब रिसेंटली इंडिया ने डेटा लोकलाइजेशन को लेकर के गाइडलाइंस इशू करी हैं, और उन गाइडलाइंस में इतना बोला गया है कि जो भी डेटा इंडिया में जनरेट होगा उसको इंडिया में ही स्टोर करना है इफ़ यू वांट टू do business in India. In the recent National Trade Estimate reports on foreign trade barriers, the US says, अब US means जो कंपनी चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो या अदर आईटी कंपनीज, आईटी रिलेटेड कंपनीज, उन्होंने इमीडिएटली यूएस गवर्नमेंट से बोला कि इंडिया का जो ये पर्टिकुलर डेटा लोकलाइजेशन का नॉर्म है दैट विल हैम्पर देयर फंक्शनिंग। उसी को लेकर के यूएस ने अपनी रिपोर्ट में बोला है कि दिस पर्टिकुलर डेटा रिक्वायरमेंट, डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट विल वर्क एज अ मार्केट बैरियर, और अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो दिस विल रेज द कॉस्ट फॉर सर्विस सप्लायर्स दैट स्टोर एंड प्रोसेस पर्सनल इंफॉर्मेशन आउटसाइड द इंडिया में डेटा को स्टोर करने की, सर्वर डेवलप करने की जो कॉस्ट है वो सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि इंडिया के पास ना ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही उस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन है। और अगर इस तरह की कॉस्ट इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली कंपनीज विल थिंक अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट। अपार्ट फ्रॉम इट, अननेसेसरी रूडेंट डेटा सेंटर्स क्रिएट करना, रूडेंट और डेटा को स्टोर करना, दिस विल फर्दर इम्प्रूव द कॉस्ट और इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ फंक्शनिंग, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बाई ऑफ दीज कंपनीज। तो यूएस ने बहुत सारे रीजंस आइडेंटिफाई किए हैं कि इंडिया में डेटा क्यों नहीं स्टोर किया जा सकता। सबसे जो इंपॉर्टेंट रीज़न उन्होंने दिया दैट इज़ ऑपरेटिंग कॉस्ट, कि उससे कॉस्ट बढ़ जाएगी, डेटा रोडेंसी बढ़ जाएगी, अननेसेसरी का डेटा स्टोर करना, बाद में उसे डिलीशन करना है कि नहीं करना, दैट ऑल विल डिपेंड ऑन द परमिशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इसके अलावा डेफिनेटली अगर हिडन प्रॉस्पेक्ट में देखें तो डेटा रेवेन्यू उनका सफ़र करेगा, उनकी कंज्यूमर की प्राइवेसी और confidentiality impact करेगी। So that is why US has actually reacted sharply on it। और ये जो रिलीज हुई रिसेंट रिपोर्ट, नेशनल ट्रेड एस्टिमेट रिपोर्ट्स ऑन फॉरेन ट्रेड बैरियर्स, दैट रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, और उसमें डेटा लोकलाइजेशन को एक मार्केट एक्सेस बैरियर की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। और इसमें सीधा सीधा जो इंडिया का जो प्रपोज्ड बिल है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पॉलिसी, उसको लेकर के ऑब्जेक्शन किया गया, जो कि इंडिया ने रिसेंटली प्रपोज करी है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पॉलिसी। और इस पर्टिकुलर न्यू पॉलिसी के तहत जितने भी फर्म्स हैं जो कि किसी भी फॉर्म में डेटा स्टोर कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल डेटा हो, चाहे वो पर्सनल डेटा हो, चाहे वो कमर्शियल डेटा हो, दे नीड टू स्टोर द सेंसिटिव एंड क्रिटिकल पर्सनल इंफॉर्मेशन मोर स्पेसिफिकली टू द इंडियन सर्वर। तो कोई भी फॉर्म्स कहीं की भी हो, उसे इंडियन सर्वर जो इंडिया में ही लोकेटेड है वहीं पर वो क्रिटिकल पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर से रिलेटेड स्टोर करनी पड़ेगी, एंड येट टू डिफाइन द कैटेगरी। हालांकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आता है ये भी गवर्नमेंट ने क्लियरली डिफाइन नहीं किया है, बट येस अभी तो ये ड्राफ्ट प्रपोजल है, इसके बाद कई सारे जो रूल्स रेगुलेशन निटिग्रिटीज़ हैं वो बाद में डिसाइड होंगे। द बिल हैज़ बीन थ्रू द स्क्रूटनी ऑफ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल के लास्ट तक ये बिल जो है वो प्रोमलगेटेड हो जाएगा। हालांकि यूएस बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर बिल से खुश नहीं है। यूएस का कहना है कि दिस इज़ अ अननेसेसरी ट्रेड बैरियर्स एंड इट इज़ अ वनरस कंडीशन, वन साइडेड कंडीशंस हैं, ट्रेड सीक्रेट लेजिस्लेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पर फिलहाल यूएस बहुत सारे इश्यूज़ की और बहुत सारे रीजंस की दलील दे करके इस पर्टिकुलर बिल पर एग्री नहीं कर रहा। क्या क्या बिलीव करता है यूएस? डोमेस्टिक स्टोरेज ऑफ डेटा फॉर पेमेंट सर्विस सप्लायर्स इम्पोज बाय आरबीआई, डेफिनेटली इट विल हैम्पर द एंट्री ऑफ फॉरेन फर्म्स स्पेशली इन केस ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। Apart from it, it will force the construction and uses of unnecessary redundant data। बहुत सारे डेटा को अगर आपने स्टोर कर दिया तो उसको डिलीट नहीं कर सकते विदाउट गवर्नमेंट परमिशन, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। डेटा अननेसेसरी का डेटा स्टोर करने के लिए कॉस्ट लगेगी, सर्वर्स लगेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है, जिससे कंपनी की कॉस्ट बढ़ेगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को भी लॉस होगा। नो रिकोर्स टू द फर्म इन केस ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ देयर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन।
कंज्यूमर की प्राइवेसी को लेकर के जिस तरह से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर तो यूएस फर्म्स का या आईटी फर्म्स का ये भी कहना है कि अगर किसी भी तरह का डेटा लीकेज होता है इंडियन लैंड से तो डेफिनेटली उससे इंडिया को तो उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो पर्टिकुलर कंपनी है उसकी इमेज, उसकी गुडविल ख़राब हो जाएगी। तो इसको लेकर भी कंपनीज थोड़ी एप्रीहेंसिव हैं। इसके अलावा दिस विल अंडरमाइन द फॉरेन फर्म्स एबिलिटी टू ऑफर मेनी सर्विसेज टू इंडियन कंज्यूमर ऑन क्रॉस बॉर्डर बेसिस। तो बहुत सारे रीजंस दिए हैं उस रिपोर्ट में जो कि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने प्रिपेयर करी है इंडिया के नए कॉमर्स पॉलिसी को लेकर के। लेट्स सी गवर्नमेंट क्या उस पर अपना रिएक्शन देती है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट टू स्पीड अप ₹1913 करोड़ हाई इम्पैक्ट पोर्ट प्रोजेक्ट्स। तो करंट ईयर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है। हमने बजट के टाइम पे भी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के बहुत सारे इनिशिएटिव लाए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हमने डिस्कस किया था गति शक्ति इनिशिएटिव। दैट वाज द मास्टर प्लान और नेशनल मास्टर प्लान फॉर इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट इन इंडिया। सो विद द सेंटर एमिंग फॉर द रैपिड रैम्प अप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर, द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट shipping and waterways had identified the 9 high impact infrastructure projects जिनकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1913 करोड़ की है एज अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट ने 9 ऐसे प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए हैं अंडर गति शक्ति जो कि हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट है, जिनकी जो कॉस्ट आ रही है, ओवरऑल कॉस्ट आ रही है, वर्थ आ रही है प्रोजेक्ट्स की, वो हम कह सकते हैं 2000 करोड़ की है। हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स क्या हैं? अंडर गति शक्ति हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स आर दोज प्रोजेक्ट्स विच विल बी क्लोजली मॉनिटर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 23। उनको प्रायोरिटी बेसिस पर कंप्लीट किया जाएगा। उनका जो इम्पैक्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर या इंडिया पर जो उसके बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए उनको हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी में डाला गया कि अगर वो प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होते हैं, टाइम पर कंप्लीट होते हैं, तो उससे जो अदर बेनिफिट्स हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। तो गवर्नमेंट या हमें कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ ने अपने अपने एरिया में अपने जो हाई इम्पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया और इस साल उनको क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा और कोशिश करिए कि वो जल्दी से जल्दी टाइम फ्रेम में वो कंप्लीट हो जाएं। इन टोटलिटी गवर्नमेंट हैज़ एक्चुअली आइडेंटिफाइड 100 प्रोजेक्ट्स और 101 प्रोजेक्ट जिनकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 62,000 करोड़ या बोल सकते हैं 62,500 करोड़ की है अंडर गति शक्ति, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट ने 9 प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये 101 प्रोजेक्ट, जो टोटल 101 प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं अंडर गति शक्ति, इसको फाइनेंशियल ईयर 24 तक कंप्लीट करने की बात हो रही है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के जो 9 प्रोजेक्ट्स हैं उनके भी कंप्लीशन के लिए सेम ईयर ही प्रपोज किया गया है। और इवन कई ऑफिशियल्स का तो ये भी कहना है कि गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली एंटिसिपेटिंग or saying that these particular 9 projects need to be completed within this year, this fiscal year only। हालांकि जो 101 प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए तो थोड़ा टाइम रखा जा सकता है, लेकिन जो ये 9 हाई इम्पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट ने आइडेंटिफाई किए हैं, इसको इसी साल वाइंड अप किया जाए। हालांकि इन 9 प्रोजेक्ट्स के अलावा गति शक्ति नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG जो एक ग्रुप है उसने 2 और हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए हैं और उसको बोला है कि 9+2 कर दिया जाए, यानी जो 11 हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट इन टोटल आइडेंटिफाई किए जाएं, जिसको 2023 तक या इस पर्टिकुलर फिस्कल ईयर फाइनेंशियल ईयर तक कंप्लीट करी जाए। कौन कौन से वो 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप या NPG ने आइडेंटिफाई किया है? दैट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ कंटेनर टर्मिनल एट द विशाखापत्तनम पोर्ट एंड मैकेनाइजेशन ऑफ द कंटेनर टर्मिनल ऑफ न्यू मैंगलोर पोर्ट। तो ये 2 पोर्ट्स और आइडेंटिफाई किए गए। क्यों पोर्ट्स और स्पेशली कंटेनर रिलेटेड क्यों? क्योंकि रिसेंटली कंटेनर की शॉर्टेज को लेकर के इंडिया का जो इंपोर्ट था वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा था, कंटेनर की शॉर्टेज पड़ रही थी पोर्ट्स पे, इसीलिए इन 2 प्रोजेक्ट्स को और ऐड किया गया है ये हाई इम्पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कैटेगरी में। एंड अदर प्रोजेक्ट्स इन हाई इम्पैक्ट पाइपलाइन आर इन एडवांस स्टेज ऑफ कंप्लीशन।
हालांकि पहले अगर हम बात करें तो बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस भी किया था कि 81 हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए गए, जिसमें से जो आधे से ज़्यादा हैं वो जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के पास है। लेकिन आपकी रिसेंट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 101 प्रोजेक्ट्स हाई इम्पैक्ट कैटेगरी में हैं, जिसमें 9+2 जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट के पास है, जिसमें 2 कंटेनर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी हैं, एंड 5 ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर टू बी एक्सिक्यूटेड बाय मेजर पोर्ट एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 900 crore, while others are being taken up by the Inland Water Authority of India. So this is the initiative under Gati Shakti plan. तो लेट्स सी, एक जो 101 प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं उनको 24 फाइनेंशियल ईयर 24, और जो 9+2 प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए उनको फाइनेंशियल ईयर 23 में ही कंप्लीट होने की बात हो रही है। लेट्स सी हाउ एक्चुअली गवर्नमेंट विल मूव ऑन दिस at a ground level. अब देख लेते हैं some other news clips. Government may wait until ceasefire to announce a Russia payments deal. So center is unlikely to announce an agreement over the payment mechanism with Russia. तो जो रबल और इंडियन रुपी को लेकर के बाईलेटरल पेमेंट मैकेनिज्म चल रहा था, बहुत टाइम से नेगोशिएशन हो रहा था कि इंडिया अनाउंस करेगा, जिससे कि रशियन जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इंडिया, या हम बोल सकते हैं रशियन बिजनेसमैन है वो इंडिया से आराम से बिजनेस कर सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंक्शन है रशिया के ऊपर बाय द वेस्टर्न नेशन। लेकिन अभी रिसेंट की न्यूज़ के अकॉर्डिंग इंडिया इज़ अनलाइकली टू अनाउंस एन एग्रीमेंट ओवर द पेमेंट मैकेनिज्म विद रशिया। तो इंडिया विल वेट अंटिल द सीज फायर इज डिक्लेयर इन द यूक्रेन वॉर एज पर द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर। तो थोड़ी सी क्लैरिटी इस चीज़ को लेकर के आई कि फ़िलहाल के लिए सीज़ फायर से पहले गवर्नमेंट किसी भी तरह का ऑल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म नहीं अनाउंस करेगी। बहुत क्लियर इंडिकेशन है गवर्नमेंट इंडिया का कि इंडिया वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे इस तरीके से विजिबल नहीं होना चाहता या अपनी इमेज को इस तरीके से पोर्ट्रे नहीं करना चाहता कि इंडिया जो है वो यूएस जो रशिया को फंड कर रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर वॉर। सो इंडिया इज़ नॉट विलिंग टू पोर्ट्रेट इट्स इमेज एज अ फंडिंग इकोनॉमी और फंडिंग नेशन फॉर दिस पर्टिकुलर यूक्रेन वॉर। तो इंडिया की तरफ से थोड़ा सा क्लियर इंडिकेशन है कि दे विल वेट फॉर सीज़ फायर डिक्लेरेशन के बाद हो सकता है कि ये पर्टिकुलर अनाउंसमेंट या इस पर्टिकुलर बाईलेटरल पेमेंट डील को लेकर के कोई अनाउंसमेंट करे। तो फिलहाल के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप है जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री हेड कर रही है, उसमें बहुत सारे नेगोशिएशन चल रहे हैं कि जो भी पेमेंट्स ड्यूज़ हैं, जो डील्स हैं ड्यूज़ हैं, उनमें उनके बीच में कैसे अरेंजमेंट्स किए जाएं जिससे कि इंडिया और रशिया के जो ट्रेड्स हैं वो बहुत जो डील्स हैं, जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा डिस्टरप्ट ना हो। हालांकि यूएस ने कहीं ना कहीं इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया है पहले भी कि इंडिया का जो स्टैंड है रशिया यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इट इज़ अ हार्टनिंग रिस्पॉन्स, और इंडिया का जो स्टैंड है वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। हालांकि यूएस ने क्लियरली स्ट्रेट वर्ड्स में ये भी बोला कि ऐसे जितने भी कंट्रीज़ हैं जो कि एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं रशिया से, या बोल सकते हैं कि जो कि किसी भी तरह की बैकफिलिंग कर रहे हैं और अमेरिका के सैंक्शन के अगेंस्ट रशिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उन सारे कंट्रीज़ को रिपरकर्सन फेस करने पड़ेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। While the trade between Russia and India through their local currency, that is rupee or ruble mechanism, is being contemplated since the beginning of the Russia-Ukraine war, the other option is UPI with the banks of Russia's faster payment system. हालांकि इंडिया बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से इस चीज़ पर सामने नहीं आ पा रहा। इंडिया इज़ एक्चुअली not very willing to tarnish its image of being a neutral country or non-aligned country. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। KYC likely for online skills gamers. So online skill gaming which attracts million of customers, और continuously online skill games जो हैं उसका जो बिजनेस है, मार्केट है, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। बट एज पर द रीसेंट रूल और प्रपोज रूल, ऑनलाइन स्किल गेमिंग्स के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लाया जा रहा है, जस्ट टू कंट्रोल द मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग लाइक एक्टिविटीज़। तो ऑनलाइन स्किल गेमिंग जहाँ पर पैसा जमा करना होता है, किसी भी तरह की मनी विनिंग या किसी भी तरह के फाइनेंशियल
असेट जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह के जितने भी गेम्स हैं उनको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत लाने का प्रपोजल है, जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसी, टेरर लेंडिंग जैसी एक्टिविटीज़ को रोका जा सके। और उसके लिए गवर्नमेंट अब ये चाह रही है कि KYC नॉर्म्स को पूरी तरीके से फॉलो किया जाए। और जैसे ही ये कंपनीज़, जो भी ऑनलाइन स्किल गेम की कंपनीज़ हैं, अगर ये आ जाती हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, तो उनको पूरा KYC नॉर्म फॉलो करना पड़ेगा वाइल ऑन बोर्डिंग एनी यूज़र। क्योंकि रिसेंटली जो भी इन्फोर्समेंट और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं वो अभी, अगर मनी ट्रैकिंग की बात करी जाए तो स्पेशली ऐसा पैसा जो कि ऑनलाइन स्किल गेमिंग में लगा है उसके पैसे को ट्रैक नहीं कर पा रही। क्यों ट्रैक नहीं कर पा रही? क्योंकि जितने भी ऑनलाइन स्किल गेमिंग एप्लीकेशंस हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, दे एक्चुअली डू नॉट हैविंग एनी ऑथेंटिकेशन सिस्टम, दे डू नॉट हैव और डिड नॉट हैव एनी ऑथेंटिकेशन सिस्टम। वो अपने कस्टमर को किसी भी तरीके से वेरीफाई नहीं करते, उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करते, उन पर कोई KYC चेक नहीं होता। तो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो पैसे की ट्रेलिंग्स नहीं कर पा रही, पैसे का जो ट्रैकिंग है, मनी इन्वॉल्व जो स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर, उसको ट्रैक नहीं कर पा रही। एंड दैट इज़ वाई दिस प्रपोजल हैज़ बीन गिवन। और इसके तहत जितने भी ऑनलाइन स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है, दे विल कम अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और इसके बाद KYC नॉर्म्स जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा किसी भी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर होने के लिए। अगर मार्केट साइज़ की बात करें, जैसा कि हमने डिस्कस है, कंटिन्यूअसली इसका मार्केट साइज़ इंक्रीज हो रहा है। एंड द मार्केट साइज ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज लाइकली टू बी एट ₹14,300 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 22, जो कि पिछले साल केवल 9,000 करोड़ था। तो फाइनेंशियल ईयर 20 में केवल 9,000 करोड़ था, 22 में इंक्रीज़ होकर के 14,300 करोड़ तक का मार्केट साइज पहुंच चुका और ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ हो रहा है। एंटिसिपेट किया जा रहा है कि आगे भी इंक्रीज़ होगा। सो जिस तरह से इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, देयर इज़ अ टाइम टू रेगुलेट दिस, और उसी के लिए प्रपोजल आया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। LIC IPO लॉन्च लाइकली इन मिड और एंड अप्रैल, जो कि मार्च में आना था। फाइनेंशियल ईयर 22 में जो IPO आना था, बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस, इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। नाउ गवर्नमेंट इज एक्चुअली थिंकिंग टू ब्रिंग दैट LIC IPO एट द मिड और एंड ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल के मंथ में गवर्नमेंट, यानी इसी मंथ में गवर्नमेंट एंटिसिपेट कर रही है कि LIC का IPO ले आ जाए, क्योंकि मार्च में एक पर्टिकुलर डेट, आई थिंक 7 मार्च, और के बाद अगर IPO आता है तो गवर्नमेंट को दोबारा वैल्यूएशन, LIC के वैल्यूएशन, एम्बेडेड वैल्यू और मार्केट वैल्यू के वैल्यूएशन के लिए जाना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ये एंटिसिपेट कर रही है, कोशिश कर रही है कि अप्रैल में ये पर्टिकुलर IPO ले आया जाए। हालांकि मार्केट सिचुएशन क्या रहेगी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको गवर्नमेंट कंसीडर करेगी बिफोर लॉन्चिंग द बिग LIC IPO। द पैनल इज़ लाइकली टू, जो पैनल बनाया गया था वो पैनल भी इस पर्टिकुलर इशू को डिस्कस कर रहा है कि कब, जो टॉप मिनिस्टर्स का पैनल बनाया गया था जहाँ पर डिस्कशन होना था कि IPO LIC का कब लाया जाए, कि सिचुएशन अभी है, लाया जा सकता है, क्योंकि अभी मार्केट जिस तरीके से इंप्रूव कर रही है तो गवर्नमेंट कैन ब्रिंग दिस IPO। Banner is likely to make its decision soon and will give go-ahead to the officials to prepare the launch of the initial public offering of LIC. तो अप्रैल के मंथ में वी कैन एंटिसिपेट द लॉन्ग अवेटेड IPO। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। IRDA may go for 100% FDI in new business insurance biz. So insurance regulator may allow 100% FDI इन न्यू लाइन्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। तो इंश्योरेंस बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, जैसा कि हमने पहले की न्यूज़ में भी डिस्कस किया था कि टैक्स एग्जेम्पशन की भी बात हो रही थी, टैक्स को लेकर के भी कुछ लॉस को चेंज करने की बात हो रही है। उसके बाद अब IRDA जो है वो 100% FDI अलाउ करने जा रहा है, किस में, इंश्योरेंस सेक्टर में, इन लाइन्स ऑफ न्यू इंश्योरेंस बिजनेस। तो सिंपली इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए 100% FDI अलाउ करी जा रही है। 100% FDI अलाउ करी जा रही है, इसका मतलब कि 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत जो फॉरेन कंपनीज है वो इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर में एंटर कर सकती हैं। अभी तक कितना था? अभी तक 74 था। अभी तक जो लिमिट थी, अपर लिमिट थी, वो 74 थी इनटू कंपनीज दैट राइट इंश्योरेंस कवर। हालांकि इसका मतलब कि वो उन्हें कि अगर वो आना चाहती हैं इंश्योरेंस में कोई फॉरेन कंपनी, सो दे हैव टू डू एनी सॉर्ट ऑफ जॉइंट वेंचर विद द इंडियन कंपनीज। तो अब इस 74 की लिमिट को इंक्रीज़ करके 100% किया जा रहा है। तो फॉरेन कंपनीज़ के लिए डोर्स ओपन किए जा रहे हैं, जिससे कि इंडिया में FDI भी इम्प्रूव होगा, FDI इनफ्लो बढ़ेगा। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर भी ग्रो करेगा और इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन भी इंक्रीज़ होगा,
जो कि फाइनेंशियल ईयर 2017 में अगर हम बात करें, जो रीसेंट डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उसमें इंडिया में जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो 3.7% है, जबकि ग्लोबल अगर हम एवरेज की बात करें तो दैट इज़ 7.33%। तो हालांकि ईयर बाई ईयर इंडिया में भी इंक्रीज़ हो रहा है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, बट यस यू कैन इमेजिन कि अगर 100% पॉपुलेशन है तो उसमें केवल 3.7% ही इंश्योर्ड है। तो IRDA गवर्नमेंट का ये हमेशा सही रहा है कि इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंप्रूव हो, और कोविड-19 अपने पैंडमिक ने ये रियलाइज़ भी करा दिया है इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स और कंज्यूमर्स को भी। The government is all set and IRDA is also all set to increase this FDI limit just to increase the investment into insurance sector so that different products and services can be available to the consumers and there can increase into the insurance penetration in the country. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.